Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to start our chapter number 3 of class 12th macroeconomics, and the name of chapter is national income and related aggregates. Basically in this chapter we will study how to make the formulas from GDP to NNPFC and NNPFC to rest of the and we will read all of the following things. So before starting the chapter I want to tell you something like कि बच्चों जहाँ पे भी ना मार्केट लिखा हो, मार्केट प्राइस एमपी, आप इसको समझेंगे प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू। ठीक है बच्चों, सारी डेफिनेशंस ऐसी हो जाएंगी, लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर फैक्टर कॉस्ट है बाद में तो आप समझेंगे मनी वैल्यू। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों। और अगर ग्रोस है तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, नेट है तो हम एक वर्ड और ऐड कर देंगे इनसे पहले, एक्चुअल। Okay, बच्चों, so let us continue. There are many aggregates in national income to measure the value of goods and services in term of money. तो नेशनल इनकम के अंदर बहुत सारे तरीके हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के। तो लेट अस स्टार्ट विद जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और बच्चों इससे प्रीवियस वाले चैप्टर में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूँ। वो ग्रोस का नेट कैसे बनेगा बच्चों? ग्रोस का नेट माइनस डेप और नेट का ग्रोस प्लस डेप। ठीक है बच्चों, डोमेस्टिक का नेशनल कैसे बनेगा? प्लस एन एफ आई ए, और नेशनल का डोमेस्टिक कैसे बनेगा? माइनस एन एफ आई ए। एम पी एफ सी फैक्टर कॉस्ट का एम आर पी कैसे बनेगा? प्लस एन आई टी। एम आर पी का फैक्टर कॉस्ट कैसे बनेगा? माइनस एन आई टी। ये तीन चीज आपको लर्न होनी चाहिए, तो बाकी चीजें बहुत इजीली हो जाएंगी इस चैप्टर में। ठीक है, तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इट रेफर्स टू द, अब देखो एमपी है तो मार्केट वैल्यू, ग्रोस वर्ड लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना चाहते ना। पर अगर एनडीपी एमपी होता तो यहाँ एक्चुअल जरूर आता। ठीक है, इट रेफर्स टू ग्रोस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ओनली, क्योंकि बच्चों डोमेस्टिक है। ठीक है, बाहर की चीज काउंट नहीं करेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना। तो जीडीपी एमपी मतलब जीडीपी एफसी प्लस एनआईटी। ग्रोस सेम है, डोमेस्टिक सेम है, पी सेम है, एफसी का एमपी कैसे बनाएंगे? प्लस एनआईटी। ये मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, एफसी का अगर हमें एमपी बनाना हो क्या करना होता है? प्लस एनआईटी। ठीक है बच्चों, याद रखना। और ये यहाँ पे भी मैंने फिर से तीनों लिखे हैं। ठीक है, अगर डोमेस्टिक का नेशनल बनाना है प्लस एन एफ आई ए, नेशनल का डोमेस्टिक बनाना है माइनस एन एफ आई ए, ग्रोस का नेट बनाना है माइनस डेप, नेट का ग्रोस बनाना है प्लस डेप, फैक्टर कॉस्ट का एमपी बनाना है प्लस एनआईटी, एमपी का फैक्टर कॉस्ट बनाना है माइनस एनआईटी। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इट रेफर्स टू द, अब जो ये सेकंड है हमारा, पहला तो देखो चार इसमें डोमेस्टिक कंसेप्ट है, चार नेशनल कंसेप्ट है। चार डोमेस्टिक कंसेप्ट कौन से हैं? जीडीपी एमपी, दो ग्रोस पे दो नेट पे, दोनों में जीडीपी एमपी जीडीपी एफसी, एनडीपी एमपी एनडीपी एफसी। अब अगर हम नेशनल की बात करें, जीएनपी एमपी जीएनपी एफसी, एनएनपी एनएनपीएफसी। ठीक है, तो चार है दोनों में, डोमेस्टिक भी चार कंसेप्ट है और नेशनल भी चार है। और फिर अगर हम चार को डिवाइड करें तो दो ग्रोस है दो नेट पे है। इट रेफर्स टू द ग्रोस मनी वैल्यू, क्योंकि ग्रोस ही है। ठीक है, जीडीपी एफसी कैसे बनेगा? जीडीपी एमपी माइनस एनआईटी। जी सेम है, डी भी सेम है, पर एमपी का एफसी बनाना है मार्केट प्राइस का फैक्टर कॉस्ट, तो हम क्या करेंगे? माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है बच्चों, एनडीपी एमपी, अब ये डोमेस्टिक का तीसरा कंसेप्ट है। इट रेफर्स टू द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ठीक है, यहाँ पे नेट वर्ड आ गया। तो जीडीपी एफसी अगर मेरे को कैलकुलेट करना हो इससे, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? ये तो ये हो गया। और अगर मेरे को एनडीपी एमपी कैलकुलेट करना हो जीडीपी एमपी से, तो ग्रोस का नेट कैसे बनाएंगे? माइनस डेप, डी सेम पी सेम एमपी का एफसी। या अगर मान लो मेरे को एनडीपी एमपी निकालना हो किससे? जीएनपी एफसी से, तो बच्चों ये मैं कैसे करूंगा? ग्रोस का नेट कैसे बनाऊंगा? माइनस डेप। ठीक है, नेशनल का डोमेस्टिक कैसे बनाऊंगा? माइनस एन एफ आई ए। और पी सेम है, एफ सी का एम पी कैसे बनाऊंगा? प्लस एन आई टी। ठीक है, ऐसे बहुत इजी है ये। ठीक है,
इसी तरह द नेक्स्ट वन इज एनडीपीएफसी। अब बच्चों याद रखना, अगर कभी भी तुम्हें क्वेश्चन में कहे निकालने को डोमेस्टिक इनकम निकाल लो, मतलब वो तुमसे क्वेश्चन में एनडीपीएफसी निकलवाना चाह रहा है। डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है एनडीपीएफसी। अब नेट है तो नेट पर एफसी है, तो अब मार्केट वैल्यू नहीं आएगा, अब क्या वर्ड आएगा, मनी वैल्यू। तो इट रेफर्स टू द नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। जो भी एक साल में प्रोडक्ट्स बने उनके एमआरपी का अगर हम टोटल कर देंगे, मार्केट वैल्यू को देखेंगे, तो हम क्या आएगा, एमआरपी तो मनी वैल्यू में आ जाएगा, है ना। यहाँ फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहा है तो मनी वैल्यू देखेंगे, तो मनी वैल्यू का अगर हम टोटल कर देंगे तो डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। एनडीपीएफसी जीडीपीएमपी माइनस ग्रोस का नेट बनाएंगे माइनस डेप, और डी सेम है, पी भी सेम है, और मार्केट प्राइस का फैक्टर कॉस्ट कैसे बनाएंगे, माइनस एनआईटी। अब द नेक्स्ट वन इज जीएनपी। अब यहाँ से नेशनल कंसेप्ट शुरू हुआ है। तो जीएनपीएमपी मतलब ग्रोस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। नॉर्मल रेजिडेंट मतलब चाहे वो एक देश के अंदर है, दूसरे देश से कमा के ला रहा है, नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है, ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। जीएनपीएमपी क्या होता है, जीडीपीएमपी, जी सेम है, पर डोमेस्टिक का नेशनल कैसे बनाएंगे, प्लस एनएफआई। और बच्चों अगर एनएफआईए नहीं दे रखा होता तो हम एनएफआईए कैसे कैलकुलेट करते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रोड, ठीक है, उससे हमारा एनएफआईए आ जाता है। या फिर एनएफआईए के 3 कंपोनेंट भी है, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, प्लस नेट रिटेन्ड अर्निंग, तीनों को जोड़ देंगे तो भी हमारा क्या आ जाता है, एनएफआईए आ जाता है, ठीक है। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो ग्रोस मनी वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट है ना, और अगर एमपी होता बाद में तो क्या आता है, मार्केट वैल्यू। तो इट रेफर्स टू द ग्रोस मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो जीएनपीएफसी इज इक्वल टू जीडीपीएमपी माइनस एनआईटी प्लस एनएफआईए। ग्रोथ सेम है, डोमेस्टिक का नेशनल प्लस एनएफआईए, पी सेम है, पर एमपी का एफसी कैसे बनेगा, माइनस एनआईटी। एनएनपी एमपी, एनएनपी एमपी क्या होता है, लेट अस सी। इट रेफर्स टू द नेट मार्केट वैल्यू, क्योंकि एमपी है ना, बाद में तो मार्केट वैल्यू देखेंगे। इट रेफर्स टू द नेट मार्केट वैल्यू of all final goods and services produced by a normal resident of a country during a period of 1 year। तो एनएनपीएमपी कैसे बनेगा, जीएनपीएमपी माइनस डेप, ठीक है बच्चों। और एनएनपीएफसी नेशनल इनकम, नेशनल इनकम जब भी आपको कैलकुलेट करने को कहे तो आप क्या निकालोगे, एनएनपीएफसी। तो इट रेफर्स टू द नेट मनी वैल्यू, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट पे है तो हम क्या लेंगे, मनी वैल्यू। It refers to the net money value of all final goods and services which are produced by a normal resident of a country during a period of 1 year। तो एनएनपीएफसी कैसे कैलकुलेट होता है, लेट अस सी, जीडीपीएमपी माइनस डेप माइनस एनआईटी प्लस एनएफआईए। ग्रोस का नेट कैसे बनेगा, माइनस डेप, डोमेस्टिक का नेशनल प्लस एनएफआईए, पी सेम है, एमपी का एफसी माइनस एनआईटी। डोमेस्टिक इनकम अगर कैलकुलेट करने को कहे एनडीपीएफसी, नेशनल इनकम कहे तो एनएनपीएफसी। याद रखनी है ये चीज आपको, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार आपको ये दे के रखेगा कि कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। ये मैंने सारे देखो, वैसे तो ना ये 7 होते हैं, 8 होते हैं, एक को हम बाहर रखते हैं, जो हमें बनाना होता है। 4 डोमेस्टिक कंसेप्ट हैं, 4 नेशनल, जीडीपी एमपी, है ना, जीडीपीएफसी, एनडीपीएमपी, एनडीपीएफसी, जीएनपीएमपी, जीएनपीएफसी, एनएनपीएमपी, एनएनपीएफसी। ये आप ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो किसी भी एक को आप बाहर रख लो, जैसे मैंने जीडीपीएमपी को रखा, और इससे अगर मुझे बनाना हो तो इसको मैं अंदर रखूंगा, नेट का ग्रोस प्लस टैब, नेशनल का डोमेस्टिक माइनस एनएफआईए, पी सेम है, एफसी का एमपी प्लस एनआईटी। आया बच्चों समझ, बहुत इजी है। आप एक को बाहर रखना, बाकियों को अंदर रखना, उससे बना के देख लेना। जैसे देखो यहाँ पे एक बनाया भी गया है, अगर एनडीपी एमपी से एनडीपी एफसी पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा,
एनएनपी से। तो ये नेट तो सेम हो गया पहला, यहाँ पे भी एन है और यहाँ पे भी एन है, पर यहाँ पे नेशनल है डोमेस्टिक माइनस एन एफ आई ए, पी सेम है एफ सी का एम पी माइनस एन आई टी। तो इस तरीके से आप ये टेबल भी बना लेना और आप इन सात के सात को बनाकर देखना, ठीक है। तो ये था आपका मतलब चैप्टर में जो है। अब हम देख रहे हैं पावर बूस्टर। तो पावर बूस्टर का पहला टॉपिक है बच्चों प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम क्या होता है, जो लोगों ने पैसा कमाया है कई सारे सोर्सेज से, ठीक है, उसको बोलते हैं प्राइवेट इनकम। अब प्राइवेट इनकम भी दो तरीके की होती है, ट्रांसफर इनकम एंड फैक्टर इनकम, बट याद रखना नेशनल इनकम सिर्फ फैक्टर को काउंट करती है। आइए पढ़ते हैं इसको। प्राइवेट इनकम रेफर्स टू द इनकम विच एक्योर टू प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम ऑल द सोर्सेज विद इन और आउटसाइड ऑफ द कंट्री। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मैंने 10 रुपये स्कूल से कमाए, 5 रुपये ट्यूशन से, 3 रुपये यूट्यूब से, है ना, 2 रुपये शेयर मार्केट से। तो जो भी सारे सोर्सेज से मैंने पैसा कमाया, चाहे अपने देश में चाहे बाहर से, वो क्या है, प्राइवेट इनकम है। प्राइवेट इनकम के अंदर दोनों तरीके की इनकम आती है, अर्नड इनकम जो मेहनत करके कमाई, अनअर्नड इनकम जो आपको फ्री में मिली, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। और प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन आता है, हाउस होल्ड प्लस कंपनियां, प्राइवेट एंटरप्राइजेस प्लस हाउस होल्ड। इट कंसिस्ट ऑफ टू काइंड्स ऑफ इनकम। अब इसमें दो तरीके की इनकम आती है, फैक्टर इनकम जो मेहनत करके कमाया जाता है, जैसे वो कौन कौन सी है, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, इनकम अर्नड आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी नोन एज एनएफआईए। आपने अपने देश में सर्विसेज दी, उससे जो पैसा मिला, प्लस जो आपने दूसरे देश में सर्विसेज दी वहां से जो पैसा आया, ठीक है। ट्रांसफर इनकम क्या होती है, नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट एंड करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट। मान लो आपके देश की सरकार ने आपको कोई पैसे दिए, सब्सिडियां दी, तो करंट ट्रांसफर है। और नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट, आपने कुछ गवर्नमेंट को उधार दे रखा है, एनएससी खरीद रखा है, गवर्नमेंट ने उस पर जो ब्याज दिया। या फिर दूसरी चीज है नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो पूरी और दुनिया ने आपको पैसा दिया, ठीक है, तो वो चीज आ जाएगी इसमें। पर ये याद रखना प्राइवेट इनकम के अंदर फैक्टर और ट्रांसफर दोनों आते हैं, पर प्राइवेट इनकम में तो दोनों आते हैं, पर नेशनल सिर्फ किसको काउंट करती है, प्राइवेट को, उसको फैक्टर को, सॉरी। पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम मीन्स जो हमने पैसा कमाया है, हाउस होल्ड ने जो पैसा एक्चुअली कमाया है। पर्सनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ ऑल द इनकम दैट आर एक्चुअली रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड। प्राइवेट में हाउस होल्ड और प्राइवेट एंटरप्राइजेस दोनों थे, पर पर्सनल इनकम में सिर्फ कौन है, हाउस होल्ड है। लाइक प्राइवेट इनकम, इसमें भी बहुत आते हैं, ट्रांसफर और फैक्टर दोनों आते हैं। पर्सनल, मेरे को 100 रुपये मैंने मेहनत करके कमाए, 50 रुपये मेरे को सरकार ने दिए, तो मेरी पर्सनल इनकम कितनी है, 150। पर्सनल इनकम डज नॉट इंक्लूड कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन अर्निंग, पर्सनल इनकम में नहीं आते, याद रखना। तो पर्सनल इनकम कैसे निकलती है, प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस रिटेन अर्निंग। और प्राइवेट इनकम कैसे निकलती है, इन चारों का सम करके, ठीक है, दो इसमें फैक्टर है, दो ट्रांसफर है। और पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस रिटेन अर्निंग। कॉर्पोरेट टैक्स क्योंकि कंपनी ने पे किया ना, हाउस होल्ड तो पे नहीं करता, इसलिए हम इसको लेते हैं। रिटेन अर्निंग जो पैसा रोकते हैं कंपनी फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए, ये भी कंपनी करती है, तो ये भी हाउस होल्ड का नहीं है। इसलिए अगर ये दो हिस्से निकाल दें तो जो पैसा बचेगा वो पर्सनल इनकम है, हाउस होल्ड की इनकम है, हाउस होल्ड के पास जो खर्च करने को है। देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है, कॉर्पोरेट टैक्स एंड रिटेन अर्निंग इज नॉट इंक्लूडेड इन पर्सनल इनकम एज इट इज नॉट पेड बाय it is paid by firm but not paid by household. It does not include income earned from public sector and include both factor and transfer। इसमें भी दोनों आते हैं, क्योंकि प्राइवेट के चारों आ गए ना, बस कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन अर्निंग माइनस करोगे तो ट्रांसफर तो उसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। अब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, जो आपने पर्सनल इनकम कमाई उसमें से हम टैक्स भी तो भरेंगे सरकार को, तो जो टैक्स जाने के बाद पैसा बचता है वो मेरे पास खर्च करने के लिए जो अवेलेबल है, उसको बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम विच इज एक्चुअली अवेलेबल फॉर द डिस्पोजल ऑफ हाउस होल्ड। जो हाउस होल्ड के पास अवेलेबल है खर्च करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स माइनस मिसलेनियस रिसिप्ट। मिसलेनियस रिसिप्ट में आ जाता है जैसे चालान भरा, पानी का टैक्स, हाउस टैक्स, ये जो छोटे मोटे टैक्स है, या फाइन पेनल्टियाँ भरी सरकार को, ये माइनस कर दो,
प्लस जो पर्सनल टैक्स लगा, इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स, वो माइनस कर दो। जैसे मैंने 100 रुपये कमाए, फॉर एग्जाम्पल मेरी पर्सनल इनकम 100 है, ठीक है, 30 रुपये उस पर टैक्स लगा और 5-10 रुपए की मेरी पेनल्टीज थी, वो भरी मैंने, तो 40 रुपए गए सरकार के पास, बचे कितने, 60। ये मेरे पास खर्च करने के लिए अवेलेबल है, इसको बोलते हैं PDY, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जो पैसा खर्च करने के लिए अवेलेबल है। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम जो पूरे देश के पास अवेलेबल है खर्च करने के लिए, तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकलती है, NNPFC, नेशनल इनकम प्लस NIT प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए इसको, आइए इसको भी करते हैं। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम NDY, जो पूरे देश के पास, तो पूरे देश के पास एक तो नेशनल इनकम होगी NNPFC, प्लस पूरे देश में सरकार भी तो आती है, तो जो सरकार को NIT मिला, प्लस जो दूसरे देशों ने हमें ट्रांसफर दिया, नेट करंट ट्रांसफर, ये खर्च करने के लिए जो अवेलेबल है पैसा, इन तीनों को जोड़ोगे ये आएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, NDVY को हम कैसे निकाल सकते हैं, जो पूरे देश का नेशनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है प्लस जो लोगों की सेविंग है, जो सेविंग भी तो हम खर्च कर सकते हैं, तो आप दोनों में से किसी भी मेथड से ये पता कर सकते हो देश के पास कितना पैसा है खर्च करने के लिए। ग्रोस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, बस इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दो नेट नेशनल डिस्पोजेबल में, है ना, क्योंकि देखो ग्रोस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, तो नेट का ग्रोस कैसे बनेगा, प्लस डेप। अब बच्चों देखो, ये नेशनल वर्ड था, इसीलिए हमने वो नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी लिया है। अगर ये नेशनल ना होता तो हम फिर वो ना लेते, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि नेशनल है तो फिर NFI ये तो आएगा ही ना। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर, ठीक है। पर एक बात याद रखना बच्चों, इसमें प्राइवेट इनकम से जो भी है वो पावर बूस्टर की चीज है, आपको नॉलेज के लिए बताई गई है, ठीक है। अब जो देखो इस चैप्टर में क्वेश्चंस हैं, ये न्यूमेरिकल्स हैं, इनको आप जरूर करना, ठीक है। और कोई सा अगर आपसे ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, मैं उसको सोल्व करके आपको बता दूंगा। और इस बुक का लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप परचेज करना चाहो तो कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छी किताब है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप करने की कोशिश करना, दे आर विल बी द बेस्ट थिंग फॉर यू, ठीक है। और ये रिवीजन टेस्ट भी दे रखे हैं इसमें, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, हम उसका आंसर देने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।